Hello, respected management and principal. Myself Sachin Gaikwad from Nathisamta International School. My today's presentation on case study of Indian and Finland education system. भारत और फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली, इन दोनों में किस प्रकार का अंतर है, यह जानने से पहले हम लोग शिक्षा के बारे में जानें। शिक्षा क्या है? शिक्षा यह एक ज्ञान, आदतों को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है और यह जो शिक्षा है हमारे जीवन का एक अविभाज्य घटक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, जो शिक्षा प्रणाली है सभी देशों के लिए एक समान है क्या? नहीं, हर एक देश अपने तरीके से शिक्षा प्रणाली तय करता है और उसको फॉलो करता है। तो आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर इंडिया और फिनलैंड एजुकेशन जो शिक्षा प्रणाली है इसमें किस प्रकार का फर्क है, किस प्रकार का अंतर है, हम लोग देखते हैं। राइट टू एजुकेशन राइट RTE 2009, यह जो कायदा है इसके अनुसार भारत में सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का आयोजन किया है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम फिनलैंड में देखेंगे तो वहीं पर भी क्या है, मुफ्त और समान शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 7 साल की उम्र में फिनलैंड में जो छात्र है पहली कक्षा में प्राथमिक पढ़ाई करने के लिए दाखिला लेता है, उसी तुलना में यहाँ पर भारत में भी वही सेम शिक्षा प्रणाली है, एक समान है। दूसरी ओर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 99% छात्र फिनलैंड में गवर्नमेंट स्कूल में यानी कि शासकीय पाठशाला में पढ़ाई करते हैं। उसकी तुलना में यहाँ पर भारत में अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ छात्र यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो कुछ छात्र यहाँ पर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने का जो नहीं कारण है, वह कारण है वहां पर जो उपलब्ध भौतिक सुविधा है वह कम है, जिसकी तुलना में प्राइवेट स्कूल में अच्छी भौतिक सुविधाएं उनको मिलती हैं। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा छात्र प्राइवेट स्कूल में भारत में पढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं जो क्लास टीचर होते हैं फिनलैंड के अंतर्गत पहली कक्षा से लेकर छठी कक्षा तक एक ही क्लास टीचर होते हैं ताकि उनका बॉन्डिंग अच्छी तरीके से हो जाए, सही तरीके से उनको जो जिस क्षेत्र में छात्र को काम करना है उस क्षेत्र में जाने के लिए उनको मार्गदर्शन हो, यही उसके पीछे का रीजन है, कारण है फिनलैंड के अंतर्गत। इंडिया में अगर हम लोग देखेंगे तो वह स्कूल के ऊपर डिपेंड है कि वे पहली कक्षा से लेकर 5वीं या फिर छठी कक्षा तक एक ही टीचर रखते हैं या नहीं रखते हैं। कुछ स्कूल में हम लोगों को दिखाई देता है लेकिन कुछ स्कूल उसको उस तरीके से अनुरूप कार्य नहीं करते हैं। दूसरी ओर अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो फिनलैंड की जो पढ़ाई है प्रैक्टिकल बेस्ड पढ़ाई होती है। जैसे कि यहाँ पर अगर अंग्रेजी की कोई एक कविता पढ़ानी हो तो उससे पहले सबसे पहले वहां पर उनको इंस्ट्रूमेंट यानी कि संगीत सुनाया जाता है ताकि वह जो कविता है अच्छी तरीके से वो लर्न कर सके, याद कर सके। तो भारत की तुलना में फिनलैंड में सभी स्कूलों में यहाँ पर प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग पर ज्यादा भार दिया जाता है। उसकी तुलना में भारत में भी ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं, ऐसे कुछ स्कूल हैं जो कि प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज्यादा विश्वास रखते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग देते हैं, वो भी फिनलैंड की तुलना में अच्छी तरीके से एजुकेशन देते हैं। लेकिन कुछ स्कूल जो है भारत के अंतर्गत, कुछ जो पाठशाला है वो इस तरीके का प्रैक्टिकल नॉलेज छात्रों को नहीं देते हैं, सिर्फ किताबों का रटा रटाया ज्ञान उनको पढ़ाते हैं। इससे छात्रों की जो पढ़ाई के प्रति रुचि होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं फिनलैंड में प्राइवेट स्कूल तो बिल्कुल ही नहीं है और कोचिंग क्लासेस भी नहीं है। तो उसकी तुलना में यहाँ पर भारत में हमें प्राइवेट स्कूल दिखाई देते हैं, जिसका एक में वो कारण है कि जो गवर्नमेंट स्कूल में है, जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें भौतिक सुविधाएं थोड़ी सी कम होने के कारण यहाँ पर गवर्नमेंट ने प्राइवेट स्कूल के लिए अनुमति दी है। प्राइवेट स्कूल में ही अच्छे से अच्छे तरीके से उनको प्रैक्टिकल नॉलेज, भौतिक सुविधाएं मिलती है भारत के अंतर्गत। आगे हम लोग देखते हैं फिनलैंड के अंतर्गत जो पढ़ाई होती है, छात्र ज्यादा समय यहाँ पर क्लास में नहीं बिताते। उसकी तुलना में यहाँ पर भारत में अगर हम लोग देखेंगे तो वही किताबें, वही मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सभी स्कूल में नहीं। जो नए प्राइवेट स्कूल हैं
जो छात्रों को अच्छी तरीके से ज्ञान देना चाहते हैं वो प्रैक्टिकल ज्ञान देते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सिखाते हैं। लेकिन सभी स्कूल यहाँ पर भारत के अंतर्गत इस प्रकार से प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देते हैं, सिर्फ किताबी रटाया रटाया पर ध्यान देते हैं। इसके कारण जो छात्रों की रुचि है थोड़ी सी कम हो जाती है। तो यहाँ पर 70% स्टूडेंट्स भारत के अंतर्गत अगर हम लोग देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के पीछे भागते हैं। तो पढ़ाई किस लिए करते हैं, उनका जीवन में क्या उपयोग है, वो उनको कुछ समझ में नहीं आता है। एग्जाम के बाद तो उसका कुछ मतलब ही नहीं होता है। तो वहीं पर अगर फिनलैंड में देखा जाए तो पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक पूरी उनकी परीक्षा नहीं दी जाती, उनका अंतर्गत मूल्यमापन के अंतर्गत उनकी 12वीं तक की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। आगे हम देखेंगे जो मिड डे मील यानी कि दोपहर का जो भोजन है भारत में भी दिया जाता है, फिनलैंड में भी दिया जाता है। तो इसके पीछे का जो भी रीजन है अच्छा रीजन है, जो दोपहर में बच्चों को गरम गरम खाना मिलता है जिनके कारण की सेहत मस्तिष्क अच्छा कार्यक्षम रहता है, यही उसके पीछे का कारण है। तो यहाँ पर भारत में भी और फिनलैंड में भी दोपहर का भोजन दिया जाता है। इसकी तुलना में अगर भारत में देखेंगे तो कुछ प्राइवेट स्कूल में इस प्रकार का दोपहर का भोजन बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है, वो अभी स्कूल के ऊपर डिपेंड। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखेंगे फिनलैंड में शहरों में होगी या फिर गांव में जो पाठशाला होगी बिल्कुल उसका जो भौतिक जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम होता है और जो पाठ्यक्रम है वो तो सेम ही है, लेकिन जो भौतिक सुविधाएं हैं जो गांव में जो शहर में होती है वही गांव में वहां पर हम लोगों को दिखाई देती है। लेकिन उसकी तुलना में भारत में थोड़ा सा जो शहरों में अच्छे तरीके से जो भौतिक सुविधाएं होती है वो गांव में थोड़ी सी कम दिखाई देती है। तो इसके कारण थोड़ी सी रुचि छात्रों की कम हो जाती है, इसीलिए शिक्षा का जो स्तर है अन्य देशों की तुलना में हमारा थोड़ा सा कम हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग फोकस। फिनलैंड यहाँ पर इस तरीके से काम करता है कि वो जो छात्र है उसको इस प्रकार की आदत लगाई जाए कि वो अपने पूरे जीवन में पढ़ाई करता रहे, नई नई बातें सीखता रहे। लेकिन उसी की तुलना में यहाँ पर भारत में अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पर हमें इस प्रकार से दिखाई देता है कि सिर्फ वह जो छात्र है वह जो युवक है सिर्फ अपना जॉब लगने तक पढ़ाई करता है। तो ये भी बात हमें थोड़ी सी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी जरूरी है। दूसरे तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो फिनलैंड के जो भी पढ़ाई का स्ट्रक्चर है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज है, उस तरीके से यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे भारत की जो शिक्षा प्रणाली है सभी को एक ही तरीके से शिक्षा प्रणाली एक ही तरीके से शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे इमेज के माध्यम से हमें समझ में आ रहा है कि सभी को अगर एक ही प्रकार से ट्रीट किया जाएगा तो यहाँ पर हाथी पेड़ पर तो नहीं चढ़ पाएगा। ठीक है, कितना भी कार्यक्षम होने के बावजूद भी वह उस क्षेत्र में अपना काम नहीं कर पाएगा। यहाँ पर भारत में अगर हम लोग देखेंगे जो पाठ्यक्रम है जो सिलेबस है उसी के बोझ में दबकर रह जाता है। तो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत यहाँ पर जरूरत है जो उनको भविष्य में उनके जीवन में उपयोग हो उसका। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया वर्सेस फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम, यानी कि हमें भी फिनलैंड की ही तरह एजुकेशन रिफॉर्म करने की जरूरत है भारत के अंदर। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो भारत की जो शिक्षा प्रणाली है वो बहुत ही कम कुवत है जो किसी काम की नहीं है, नहीं। यहाँ पर मैंने भी उसी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत पढ़ाई की है, लेकिन उसमें थोड़ा सा बदलाव जरूर होना चाहिए, जो कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत हुआ है। बहुत ही अच्छी तरीके से जो बदलाव हुआ है 5+3+3+4, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जैसे ही हमारी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत उसका स्थान प्राप्त हो जाएगा हम भी यहाँ पर फिनलैंड के बराबर में तो नहीं लेकिन फिनलैंड के ऊपर स्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे भारत के जो अध्यापक हैं जो टीचर हैं उनके ऊपर छात्रों की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उनको किस काम में किस कार्य में रुचि है
उस तरीके से उनको तैयार करने का काम दिन रात यहाँ पर भारत के अध्यापक टीचर करते रहते हैं। इसीलिए पूरे विश्व में भारत के सबसे बेस्ट टीचर है, ऐसा मैं यहाँ पर कहूंगा। अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर सभी स्कूल स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो यहाँ पर हम जरूर फिनलैंड से ज्यादा उच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। जय तो संता।